डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में सोशल स्टडी सब्जेक्ट में पार्ट हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा चल रहा है, उसमें हमारा आज का टॉपिक है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का एबोलिशन किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे। दास प्रथा का अंत, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का एबोलिशन, दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार होता है हम देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन डिजाइन was the abolition of slavery in the French colonies. फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी का एबोलिशन जैकोबिन रिजाइम के अंतर्गत क्रांतिकारी जो सामाजिक सुधार थे उनमें से एक था। जो रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स हुए थे जैकोबिन रिजाइम के अंदर, उनमें एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज उनमें से एक सुधार था। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, कैरिबियाई कॉलोनीज में, जिनमें मार्टिनिक, गॉडेलॉप और सेंट डोमिंगो, ये इस प्रकार जो है कॉलोनीज थे, उनमें वर इम्पोर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टबाको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। इन कॉलोनीज में तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी कमोडिटीज के इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. But the reluctant of Europeans, लेकिन यूरोपियंस एक तो अनफेमिलियर और एक वर्क इन डिस्टेंट यानी अपरिचित और दूर देश जाने वाले और काम करने के प्रति यूरोपियन की जो अनिच्छा थी, उसका ये मीन था कि प्लांटेशंस में लेबर की कमी। So this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. इस कमी को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के द्वारा पूरा किया गया, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में हुआ था। इस कमी को कैसे दूर किया गया? इस कमी को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, जो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में हुआ था, उसके द्वारा इस शॉर्टेज को कम किया गया। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड बिगेन हुआ। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ Bordeaux or Nantes to the African coast. फ्रांसीसी मर्चेंट्स जो होते थे वो बोर्दे और नान्ते पोर्ट से अफ्रीका के तट पर जहाज को ले जाते थे। Where they bought slaves from local चीफ टैंक्स, जहां से वो स्लेव्स को वोट करते थे, जहां वो जो लोकल
चिप टेंट्स होते थे, जो स्थानीय सरदार होते थे, चिप टेंट्स होते थे, वहां से वो स्लेव्स को बॉट करते थे, खरीदते थे। ब्रांडेड एंड सेकल्ड, इसके बाद में वो दासों को क्या करते थे, ब्रांडेड करते थे एंड सेकल्ड करते थे। द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स, और शिप्स के अंदर टाइटली जो है पैक कर दिए जाते थे, शिप्स के अंदर उनको डाल दिया जाता था। फॉर द 3 month long voyage across the Atlantic to the Caribbean, और उनमें डाल के कैरिबियाई देशों तक 3 months की जो समुद्री यात्रा होती थी उसके लिए उनको रवाना कर दिया जाता था। There they were sold to plantation owners, वहां पर प्लांटेशन ओनर्स को ये स्लेव्स बेच दिए जाते थे। The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European market for sugar, coffee and indigo. The exploitation of slave labor, यानी स्लेव का जो एक्सप्लॉइटेशन होता था, स्लेव लेबर का जो एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनके बल पर यूरोपीय मार्केट्स में चीनी, कॉफी और इंडिगो की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाना संभव हो पाया। Made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. बोर्दे और नानते जैसे पोर्ट के फलते फूलते स्लेव ट्रेड के कारण ही ये जो है समृद्ध नगर बन पाए। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी में देयर वाज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस में दास प्रथा की निंदा हुई, क्रिटिसिज्म हुआ। कौन से सन में? 18th सेंचुरी में। थ्रू आउट 18th सेंचुरी देयर वाज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। जो स्लेवरी थी उसकी क्रिटिसिज्म की गई। द नेशनल असेंबली हेल्ड long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies. The National Assembly में लंबी डिबेट्स हुई। हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स किसके ऊपर? इस बात के ऊपर लॉन्ग डिबेट्स हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार जो है वो किनको दिए जाए। राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड, इनको एक्सटेंडेड किया जाए टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, यानी उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित फ्रांसीसी प्रजा को भी ये प्रदान किए जाए या नहीं किए जाए, इसके ऊपर डिबेट हुई। But it did not pass any laws. Fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade, लेकिन it did not pass any laws, लेकिन इस प्रकार का कोई कानून पारित नहीं किया गया। किसके कारण? Fearing opposition from businessmen, बिजनेसमैन के विरोध के भय के कारण। जो बिजनेसमैन थे उनके अपोज करने के कारण या अपोज का जो फियर था उसके कारण इस प्रकार का बिल पास नहीं हो पाया। जो दास प्रथा के ऊपर डिपेंड थे, डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड। ये जो बिजनेसमैन थे ये डिपेंडेंट थे ऑन द स्लेव ट्रेड, स्लेव ट्रेड के ऊपर ये डिपेंडेंट थे और इन्होंने ओपोजिशन किया। ओपोजिशंस के फियर के कारण इस प्रकार का कोई लाज पास नहीं हो सका।
It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. It was finally the convention और आखिर में 1794 के कन्वेंशन ने क्या किया? लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। इस कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी स्लेव्स की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। सभी स्लेव्स को रिलीज करने का कानून इसने कन्वेंशन ने 1794 में पास कर दिया। दिस हाउएवर turned out to be a short term measures. 10 years later Napoleon reintroduced slavery. लेकिन ये कानून थोड़े समय के लिए ही रहा। Turned out to be a short term measures 10 years later. 10 साल के बाद में नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। नेपोलियन ने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया। 10 इयर्स के बाद में जो है नेपोलियन ने इसको पुनः इंट्रोड्यूस कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड, जो प्लांटेशंस ओनर्स थे वो समझ चुके थे देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इनस्लेव अफ्रीकन नेग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो प्लांटेशंस ओनर्स थे उनको अपने इकोनॉमिक हित के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की उनको फ्रीडम मिल गई थी। स्लेवरी वाज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848 और अंततः फ्रेंच कॉलोनी से स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया 1848 में। ये आपके इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आपको 1848 याद रखना है। यानी फ्रांसीसी उपनिवेशों में फाइनली अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन हो गया 1848 में। इंपॉर्टेंट है ये आपके। 1848 में जो है एबोलिश हुआ। क्या एबोलिश हुआ? स्लेवरी। स्लेवरी को जो है एबोलिश कर दिया गया इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। एक न्यू वर्ड्स है निग्रोस। निग्रोज किसे कहते हैं हम? निग्रो, a term used for the indigenous people of Africa south of the Sahara. अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले जो इंडिजिनस पीपल्स है उनके लिए हम निग्रो वर्ड का यूज करते हैं। इट इज ए डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। ये एक डेरोगेटरी टर्म है, ये एक अपमानजनक शब्द है जिसका अब इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्रांति और एवरीडे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी। रोजमर्रा की जिंदगी क्या है देखते हैं हम। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज द स्पोक और द बुक्स द रीड? क्या पॉलिटिक्स चेंज कर सकती है? क्लॉथ्स जो पीपल पहनते हैं, द लैंग्वेज द स्पीक जो भाषा वो बोलते हैं, एंड द बुक्स द रीड और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली जो पुस्तकें हैं, क्या पॉलिटिक्स उनको चेंज कर सकती है? ये हम देखते हैं। द ईयर्स फॉलोइंग 1789, सन 1789 के बाद में इन फ्रांस शा मेनी सच चेंजेस इन द लिव्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक चेंजेस आए, ऐसे अनेक परिवर्तन आए। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स ने स्टेप उठाए, क्रांतिकारी सरकारों ने लाज पास करके, लाज बना करके उन्होंने स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में यानी एवरीडे
प्रैक्टिसेस में उतारने का उन्होंने प्रयास किया। वन इम्पोर्टेंट लॉ that come into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. Bastille, storming of Bastille. स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल के बाद में 1789 के समर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण लाज अस्तित्व में आया था वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप की समाप्ति। 1789 के बाद में समर के अंदर जो महत्वपूर्ण कानून पास किया गया था वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप की समाप्ति। अब इसके अंतर्गत क्या है सेंसरशिप के अंतर्गत वो देखें। इन द ओल्ड रिजाइम, प्राचीन राजतंत्र में, ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज, जो भी लिखित सामग्री होती थी या जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज होती थी जैसे बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, प्लेज है, could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. ओल्ड रिजाइम के अंतर्गत टोटल रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज जैसे किताबें, अखबार, नाटक आदि को राजा के सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास किए जाने के बाद ही उनको प्रसारित किया जा सकता था या उनको जो है प्रकाशित किया जा सकता था या मंचित किया जा सकता था। यानी इनको प्रकाशित करने से पहले, मंचित करने से पहले सेंसरशिप की जरूरत होती थी। जो सेंसर ऑफिशियल्स होते थे उनकी मंजूरी लेना आवश्यक होता था। Now the Declaration of the Rights of Man and Citizens proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने, यानी जो डिक्लेरेशन हुआ, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, इसने ये घोषित किया, प्रोक्लेम किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, इसको नेचुरल राइट घोषित कर दिया। किसने किया? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स ने, अधिकारों के घोषणा पत्र ने प्रोक्लेम किया फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंड एक्सप्रेशन को नेचुरल राइट, इनको नेचुरल राइट प्रोक्लेम कर दिया। न्यूज़पेपर, टेम्पलेट्स, बुक्स एंड printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. अब क्या हुआ? न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, इसकी बाढ़ आ गई। फ्लडेड यानी ये ज्यादा मात्रा में प्रिंटेड होने लगे और जहां से वो कहाँ गए? टाउन्स ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड, और तेजी से कंट्री साइड में भी पहुंच गए, यानी गांवों तक भी इनका प्रचार हो गया। They all described and discussed the events and changes taking place in France. उनमें फ्रांस में घटित हो रही घटनाओं और परिवर्तनों का उसमें ब्यौरा दिया जाता था। जो भी फ्रांस में घटनाएं हो रही थी, इवेंट्स हो रही थी, चेंजेज आ रहे थे, उनको उसमें प्लेस मिला था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मेंट द ऑपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। जो ऑपोजिंग व्यूज होते थे ऑफ इवेंट्स के, उनको भी एक्सप्रेस किया जा सकता था। फ्रीडम का मतलब ये था। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये था कि जो ऑपोजिंग व्यूज होते थे इवेंट्स के, उनको भी कुड बी एक्सप्रेस, उनको भी व्यक्त किया जा सकता था। ईच साइड sought to convince the others of its position through the medium of print. प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की भी कोशिश की। This was one way they could grasp and identify which ideas such as liberty,
or justice that political philosophers wrote about a length in text which only a handful of educated people could read. So this was one way, ये एक तरीका था स्वतंत्रता और न्याय के बारे में पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों ने जो है लेख के द्वारा लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये एक एक वे था, एक लोकप्रिय वे था जिसके माध्यम से स्वतंत्रता और न्याय के बारे में जो राजनीतिज्ञ थे, फिलोसोफर्स थे, उनके लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि which only a handful of educated people could read, क्योंकि किताबों को पढ़ना केवल एजुकेटेड पीपल के लिए ही संभव था। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं क्या कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष है। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। He set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed member of his family. उसने पड़ोस के यूरोपियन कंट्रीज की कनकेर किया, विजय यात्रा की, और इसके अलावा पुराने राजवंशों को उन्होंने हटाया, जो डायनेस्टीज थी उनको डिस्पोजेसिंग किया, और क्रिएटिंग किंगडम्स, नए साम्राज्य बनाए। वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, जहां उनके जो उनके फैमिली मेंबर्स थे उनको वहां प्लेस किया। नेपोलियन ने देखा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन ने अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर माना। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज को इंट्रोड्यूस किया, सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने जो कानून बनाए वो कौन कौन से कानून थे? एक तो निजी संपत्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड a uniform system of weight and measures provided by the decimal systems। और इसके अलावा डेसिमल सिस्टम्स पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली उसने लागू की। इनिशियली, शुरू में, मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर। शुरू में बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को क्या माना? लिबरेटर माना, मुक्तिदाता माना, लिबरेटर माना, लेकिन हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, उससे जनता की जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो जाएगी, ऐसा माना था। उसको स्वतंत्रता का मुक्तिदाता माना। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी वाइव्ड एवरीवेयर एज एन इनवेंडिंग फोर्स। लेकिन जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे, इन्वेंडिंग फोर्स मानने लगे। He was finally defeated at Waterloo in 1815। और अंत में 1815 में जो वाटरलू का वार हुआ था उसमें उसको पराजय प्राप्त हुई, डिफीटेड हुआ। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left। आखिरकार 1815 में वाटरलू के वार्स में उसकी हार हुई थी, उसको डिफीट मिली थी, और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी जो उपाय थे उनका असर उसकी मृत्यु के बाद
जो है सामने आए, उसके जो इम्पैक्ट थे वो इम्पैक्ट ऑन द पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट। यानी नेपोलियन की मृत्यु के बाद में ये सारे जो उपाय थे, इम्पैक्ट थे, वो लोगों के सामने आए। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी रिवॉल्यूशंस की सबसे महत्वपूर्ण लेगेसी थे, विरासत थे। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century। और ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले। और where feudal system were abolished, और इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। फ्यूडल सिस्टम abolished, colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign national states। और इसके बाद में औपनिवेशिक समाजों ने एक संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचारों को जो है रीराइट किया। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रेस्पोंडेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ये दो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने जो है इस प्रकार के आइडियाज को जो है वो लिया, ग्रहण किया, प्रेरित किया।